Let's start the lecture. We are learning regarding vectors. Yes, vector addition basically और subtraction. उसके बाद आज हम लोग लर्न करेंगे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन. So एडिशन में आपने देखा कि हम एडिशन दो वेक्टर्स का ट्रायंगुलर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से कर लेते हैं. सब्ट्रैक्शन में एडिशन जैसा ही कुछ करते हैं, बट वो एक वेक्टर को रिवर्स कर देते हैं जो नेगेटिव पे चल रहा होता है. ओके. लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अगर एक से ज्यादा वेक्टर्स हो तो कैसे उनको ऐड किया जाता है. हाउ टू ऐड मोर देन टू वेक्टर्स. सो देयर वाज अ कंपोनेंट मेथड, यू नो. वेक्टर का हम कंपोनेंट कर सकते हैं. एक थीटा की डायरेक्शन में, एक थीटा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. तो साइन थीटा और कॉस थीटा जैसा स्टफ लगाते हैं. और फिर आप अपने नोट्स पे देख सकते हो कि अगर एक से ज्यादा वेक्टर्स होंगे तो सभी के कंपोनेंट्स करते हैं हम दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. एंड देन आफ्टर वी कैन यूज की √a² + b² रिजल्टेंट होगा और वो सारी कहानी. लास्ट में चलते चलते एक और बताया था कि अगर वेक्टर वाइज लिखा हो, आई मीन लाइक फिगर बना हो, ग्राफिकल दिया गया हो, तो भी हम बता देते हैं. जैसे अगर अपने पास एक ये वेक्टर है, लेट्स से दूसरा वेक्टर ये दिया है, लेट्स से थर्ड वेक्टर ये दिया है, फोर्थ वेक्टर ये दिया है, तो एक साइक्लिक ऑर्डर पर है. तो जब कभी साइक्लिक ऑर्डर पर आते हैं और क्लोज्ड होते हैं तो उनका सब हमेशा 0 होता है. तो इस पॉइंट को मैं लैंग्वेज में लिख देता हूँ, नोट कर लेना कि अगर अपने पास वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है और वेक्टर डी है, सो इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स आपको दिखेगा नहीं, वो एक ही लोकेशन पर होगा. तो ये साइक्लिक क्लोज्ड वेक्टर्स हैं, इसलिए इनका सम 0 रहता है. सो वी कैन राइट सम ऑफ वेक्टर्स that are in cyclic order and form closed figure और closed loop, ऐसा बोल सकते हैं, is always null vector और zero vector. जैसा कि आप साइक्लिक का मतलब हुआ जिस तरह पे ए इस तरह से अगर मूव करते हैं साइकिल के फैशन में तो उनके आगे एरोज मिलते चले जाएंगे. सो एरोज इस तरह से अरेंज हैं कि फर्स्ट के हेड से सेकंड का टेल है, सेकंड के हेड से नेक्स्ट का टेल है, और ये साइक्लिक ऑर्डर पर है. तो हम बोलेंगे कि a + b + c + d जितने भी वेक्टर्स होंगे सभी को ऐड कर देंगे और बोलेंगे इनका रिजल्टेंट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है. अब इस पर चेंजेस करके आपसे पूछ लेते हैं. कई बार मैं आपसे एक एग्जांपल जैसा पूछता हूँ, आपको आंसर देना है. सपोज कर लिया आपको एक वेक्टर ये दिया गया, दूसरा वेक्टर ये दिया गया, तीसरा वेक्टर ये दिया गया, चौथा वेक्टर इधर दिया गया. सो देयर आर सो मेनी वेक्टर्स. कोई ऐसा फिगर ड्रॉ करके आपको बताएगा. This is A vector, this is B, this is C, this is D, this is E. Equation simple. It says find a relation between or among given vectors. So अगर इस तरह के आपको वेक्टर्स पता हो, so what is going to be the relation between A, B, C, D, E? तो आप अगर इससे पहले वाले स्टेटमेंट को यूज करें और उससे पहले जो लर्न किया उसको यूज करें तो आप एक रिलेशन जरूर बना सकते हैं. सम इज इक्वल टू नल वेक्टर. ना दोनों में डिफरेंस है और उस डिफरेंस को आपको यूज भी करना है. क्या यहाँ पर हम ऐसा बोलने वाले हैं a + b + c + d + e = 0? अब बोलोगे नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे, ऐसा बोलना रॉन्ग हो जाएगा. क्या रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर सभी साइक्लिक ऑर्डर पे नहीं, सभी एक ही सेंस पे नहीं लगे हुए हैं. कुछ का एरोज अलग है,
उस ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा है। या फिर आप इस तरफ देखो तो सभी इस तरफ उसके एरोज नहीं जा रहे इस सेंस में। तो अपने को क्या करना होता है, हम जानते हैं ना कि वेक्टर की डायरेक्शन बदलना, अपने पास आइडिया है कि कैसे डायरेक्शन बदलते हैं। डायरेक्शन बदलने के लिए आप उस वेक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो अगर आप इसको साइक्लिक में देखना चाहते हो तो साइक्लिक में देखने के लिए आपके पास ऑप्शंस हैं, क्या कर सकते हो। लेट्स से आप ये साइकिल देखना चाहते हो जो कि एंटी क्लॉक चल रही है ए की डायरेक्शन में, फिर बी, फिर सी, अपना उसका एरो अलग वाइज अलग लगा हुआ है, तो आप इधर एक वेक्टर ड्रा कर लो। तो सी अपना करेक्ट ऑर्डर पे आ जाता है, डी सेंस पे जा रहा है, ई को भी करेक्ट करना हो तो इधर कर लो। सो अगर सी और ई कुछ इस तरह से रहे होते तो डेफिनेटली उनका सम 0 हो गया होता। तो अब ये जो रेड कलर का मैंने दिखाया वो सी नहीं है, लेकिन वो उसको पता है हमको कितना है, वो माइनस सी है। डायरेक्शन बदलने से, मैग्नीट्यूड वही रखने से, डायरेक्शन को अपोजिट करने से वो नेगेटिव वेक्टर होता है। और ये दूसरा वाला जो रेड है वो ई नहीं है बल्कि माइनस ई है। अब हम ये जरूर लिख सकते हैं कि इन सभी का सम किसका, जो एक ही ऑर्डर पे चल रहे हैं और साइकिल बना रहे हैं। तो हम बोलने वाले हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस माइनस ऑफ सी वेक्टर। तो सी को नहीं लेंगे, माइनस ऑफ सी को लेंगे, प्लस डी वेक्टर प्लस माइनस ऑफ ई वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपका बनेगा। अब इसके बाद आप इनको सब ट्रांसफर कर सकते हो, तो आप बोल सकते हो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर प्लस ई वेक्टर। सो दैट इज गोइंग टू बी द रिलेशन अमंग दीज वेक्टर्स। अब में से कई लोगों ने सही बोला है, बिल्कुल समझता। तो आपको क्या करना है, या फिर आप ऐसे समझ लो, एक डायरेक्शन में जिनके एरोस चल रहे हैं उनका सम इज इक्वल टू दूसरे डायरेक्शन का सम। तो अब देखोगे ए और बी और डी इसी सेंस में जा रहे थे एंटी क्लॉकवाइज, जबकि ई और सी क्लॉकवाइज जा रहे थे, तो उन दोनों के सम को भी बराबर कह सकते हैं। सो इस रूल के अकॉर्डिंग सभी अगर एक साइक्लिक ऑर्डर पे होंगे तो सम 0 आएगा। अगर किसी का एरो अदरवाइज है तो उसको माइनस से रिप्लेस कर देंगे, फिर सम करके 0 कर देंगे, अपने को आंसर मिलेगा। एग्जाम में ऐसा पूछा गया, वो 2-3 फिगर दे देगा, बोलेगा बताइए कि किसमें क्या चल रहा है, तो एरोज वाले में, तो अपने को एरोज को देख करके काम करना है। ओके, सो दिस वाज रिलेटेड टू वेक्टर्स, addition of multiple vectors in terms of components, in terms of figure. इसके बाद हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, और दैट वाज एडिशन ऑफ वेक्टर्स, पार्डन। अभी तुम लोगों ने एडिशन ऑफ वेक्टर्स देखा है, अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर की तरफ चलेंगे। कोई डाउट रह गया हो एडिशन ऑफ वेक्टर्स से तो आप पूछ लीजिए, वरना हम लोग वेक्टर्स को देखेंगे किस तरह से मल्टीप्लाई किए जाते हैं। जब कभी हम लोग वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा, क्या आंसर वेक्टर ही आएगा या आंसर स्केलर आएगा, वो अपने को देखना है। और भी बहुत सारी चीजें देखनी है। वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन को अगर हम जनरल वे पे समझें तो वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर का स्केलर से मल्टीप्लिकेशन, दोनों समझेंगे। वेक्टर का स्केलर से मल्टीप्लिकेशन बहुत सिंपल है, ये हम लोग ऑलरेडी देखते आ रहे हैं। कैसे देखते आ रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है ये लर्न करना है। सो पहला एक छोटा सा पॉइंट लिख देता हूँ ताकि आपको याद रह जाए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद स्केलर। एक वेक्टर को एक स्केलर से ऐड किया जा सकता है, सॉरी मैं फिर से बोलता हूँ, एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, लेकिन एक वेक्टर को स्केलर के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। दैट मीन्स कभी अगर आपको ऐसा लिखा मिले कि ए वेक्टर प्लस बी का वैल्यू बताइए, तो आप बोलोगे कि ये कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ए वेक्टर लिखा हुआ है और बी का मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, सो वेक्टर कैन नॉट बी एडेड विद अ स्केलर। वेक्टर को वेक्टर के साथ ऐड करना होता है, वेक्टर को वेक्टर के साथ सब्ट्रैक्ट करना होता है। सो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर चलेगा, लेकिन ए वेक्टर को हम ए के मैग्नीट्यूड्स के साथ ऐड नहीं कर सकते,
क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड है, तो दूसरा स्केलर बन गया, पहला वेक्टर बन गया। वेक्टर और स्केलर को ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता है। हाँ, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो एक वेक्टर को एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई जरूर कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। जैसे कि अपने पास एक वेक्टर है ए, लेट्स से कि ये वेक्टर हमारे पास आई कैप है या 2 आई कैप है। सिंपल तरीके से लेते हैं। तो क्या हम 3a वेक्टर पता कर सकते हैं? जब हम 3a लिख रहे होते हैं, इसका मतलब हम लोग कर क्या रहे होते हैं, a वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। और अगर हमको 3a लिखना है तो 3 टाइम्स 2i लिख देंगे। ये जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, उस तरह से अपना आंसर आ जाता है। सो किसी भी वेक्टर को अगर आप स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है, ये अपने को समझना है। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, और डिवीजन करना होगा तो डिवीजन भी आ जाएगा स्केलर से। तो स्केलर से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जा सकता है। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछता है कि a/2 की वैल्यू बताइए, a वेक्टर बाई 2, तो हम बोलेंगे a वेक्टर की वैल्यू 2i कैप है, डिवाइड बाई 2, सो दैट बिकम्स i कैप। हम एक वेक्टर को स्केलर से डिवाइड कर सकते हैं, एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका फर्क क्या पड़ता है उसको हम लोग लैंग्वेज में लिख लेते हैं। तो ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए था। अब हम ये आपको बताने वाले हैं कि सपोज कर लीजिए अपने पास वेक्टर ए है। लेट्स से हमारे पास ये वेक्टर ए है, पिक्चर से दिखा देते हैं। और इसको किसी नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया, नंबर से, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया। सो एक अपने पास वेक्टर ए था। अब आप लेमडा से मल्टीप्लाई करते हो, या फिर किसी के से मल्टीप्लाई करते हो, या किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करते हो। लेमडा एक नंबर है, तो इसका अपना मैग्नीट्यूड होगा, इसका भी अपना मैग्नीट्यूड होगा, दोनों की डायरेक्शंस होंगी। तो ये लेमडा इंटू ए कैसे बिहेव करता है वो समझाता हूँ मैं आपको। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि लेमडा कैसा है। अगर आपका लेमडा पॉजिटिव है तो फिर इसकी डायरेक्शन वही रहेगी जो इसकी डायरेक्शन थी। सो डायरेक्शन विल नॉट चेंज। दैट मीन्स किसी भी वेक्टर को अगर एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता है। जैसे भी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि जो 2i था वो i कैप डायरेक्शन में था, आपने 3 से मल्टीप्लाई किया जो कि एक पॉजिटिव नंबर था, तो 6i बन गया। अभी भी किस डायरेक्शन में था, i की डायरेक्शन में था। सो इफ lambda इज पॉजिटिव देन डायरेक्शन remain same after multiplication। किससे मल्टीप्लिकेशन, लेमडा से मल्टीप्लाई करने के बाद वेक्टर की डायरेक्शन सेम रहती है, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता है। क्या मैग्नीट्यूड में कोई चेंज आता है? बिल्कुल आता है। किस फैक्टर से बढ़ जाता है? उसी फैक्टर से जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है। एंड मैग्नीट्यूड चेंजेस बाय लेमडा फैक्टर। तो आपने से पहले 3 से मल्टीप्लाई किया था तो मैग्नीट्यूड 3 से मल्टीप्लाई कर गया था। सो मैग्नीट्यूड उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा जिस फैक्टर से आपने मल्टीप्लाई किया था वेक्टर को। जैसे अपना ये ए वेक्टर था, लेट्स से लेमडा की वैल्यू पॉजिटिव है तो डायरेक्शन यही रहेगी, मैग्नीट्यूड लेमडा ए हो जाएगा। अगर लेमडा 1 से बड़ा होगा तो मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, यानी लेंथ बढ़ जाएगी। लेमडा अगर 1 से छोटा होगा तो फिर ये छोटा भी हो सकता है, तो इसकी लेंथ इससे कंपेरेबल, कंपैरिजन में छोटी बड़ी हो सकती है। तो बेसिकली क्या करते हैं, जब हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर की लेंथ बदल रहे होते हैं, डायरेक्शन नहीं बदल रहे होते हैं। दैट्स अ पॉइंट। दूसरा, इफ लेमडा इज नेगेटिव, अगर नेगेटिव लेमडा से आपने मल्टीप्लाई किया, तो जैसे आपने -2 से मल्टीप्लाई होता है या क्या होता है, या फिर -12 से मल्टीप्लाई किया होता है, तो क्या फर्क पड़ता है? देन डायरेक्शन बिकम्स अपोजिट। जैसे ही माइनस टर्म आता है या माइनस सिंबल आता है मल्टीप्लाई होकर के, तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, क्योंकि डायरेक्शन का मतलब माइनस होता है। सो द डायरेक्शन बिकम्स अपोजिट व्हाइल
मैग्नीट्यूड चेंजेस बाय मॉड लेम्डा फैक्टर। लेम्डा नेगेटिव है और मैग्नीट्यूड पॉजिटिव रहना चाहिए तो मॉड का फैक्टर लगता है। इसका मतलब हुआ कि अगर इसको आपने माइनस लेम्डा रखा होता तो फिर ये फिगर बन जाती। सो दिस फिगर विल बी एप्लीकेबल व्हेन लेम्डा इज पॉजिटिव, दिस फिगर विल बी एप्लीकेबल व्हेन लेम्डा इज नेगेटिव। तो ये भी लेम्डा ए वेक्टर होगा, लेकिन इसमें लेम्डा नेगेटिव है, इसमें लेम्डा पॉजिटिव है, ये आपका ओरिजिनल वेक्टर था। अगर आपको थोड़ा सा भी कंसर्न चल रहा है तो इसको हम एग्जांपल से इलस्ट्रेट कर सकते हैं। जैसे इसका अगर एग्जांपल आप लेना चाहो तो ए वेक्टर का अगर वैल्यू आपके पास लेट से 6 आई कैप है, सिंपल वेक्टर लिया हुआ है। अगर ऐसा है देन व्हाट अबाउट माइनस हाफ ए कैप ए वेक्टर। यहाँ पे माइनस हाफ से आपने मल्टीप्लाई किया, राइट? तो जैसे आपने माइनस हाफ से मल्टीप्लाई किया है तो इसका मतलब ये बन जाएगा -3a। दैट मीन्स इसकी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी और जो मैग्नीट्यूड है वो हाफ फैक्टर से चेंज हो जाएगा। तो 6 का हाफ दैट इज 3 और ये माइनस ऑफ a दैट इज अपोजिट डायरेक्शन। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं। बहुत सिंपल पॉइंट है, इसको हम लोग कई बार यूज भी कर चुके हैं। जैसे आई के साथ आई कैप के साथ कुछ भी लिखते हैं तो ये मल्टीप्लाइड ही है बेसिकली। जे कैप के साथ कुछ लिखते हैं तो मल्टीप्लाइड ही है। तो स्केलर को मल्टीप्लाई करना किसी वेक्टर से बहुत आसान होता है। अगर स्केलर पॉजिटिव होता है तो डायरेक्शन नहीं बदलती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर स्केलर नेगेटिव होता है तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। मैग्नीट्यूड दोनों केस में उस लेम्डा फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाता है, पॉजिटिव फैक्टर से, क्योंकि मैग्नीट्यूड पॉजिटिव रहता है इसलिए हमको पॉजिटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो इस एग्जांपल में जो मल्टीप्लाई हुआ है मॉड ऑफ -2 से हुआ है, दैट इज मॉड ऑफ माइनस हाफ से हुआ है। इसका मतलब ये 1/2 से मल्टीप्लाई कर जाता है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो ये आता है कि वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन कैसे चलता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स, ये एक इम्पोर्टेंट स्टोरी है, खास इम्पोर्टेंस है बेसिकली। जब अपने पास दो वेक्टर्स होंगे, लेट्स अपने पास वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, ये अपने को दिया जाएगा जनरली आई कैप जे कैप के कैप के टर्म में दिया जाएगा। मल्टीप्लिकेशन को हम लोग ग्राफ से नहीं दिखा पाते हैं, जबकि एडिशन सब्ट्रैक्शन को हम लोग ग्राफ से दिखाते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको आई कैप जे कैप के टर्म में रहा होगा, दिया जाएगा। सो ए और बी वेक्टर अपने को पता है और हम लोग मल्टीप्लिकेशन समझने वाले हैं। हाँ, आपने एक क्वेश्चन पूछा है कि क्या होगा अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर किसी ए वेक्टर को अगर आपने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो नल वेक्टर बन जाएगा। उसका मैग्नीट्यूड किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 0 से। तो अगर मैग्नीट्यूड 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो मैग्नीट्यूड उसका 0 हो गया। जब कभी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो जाता है तो हम उसको नल वेक्टर कहते हैं। अंडरस्टूड? और नॉन जीरो के लिए जो बताया गया उसको फॉलो करेंगे। चलिए वापस इस पर आते हैं। अगर अपने पास ए और बी दो वेक्टर्स दिए गए, उनके मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं, मॉड ए मॉड बी आएंगे। उनके बीच का एंगल भी पता है, लेट्स उनके बीच का एंगल थीटा है। तो we have been given this a vector, b vector and theta, the angle between them, उनके magnitudes भी known है अपने को। So we defined this product or you say multiplication between two vectors in two different ways. So they are of two different types. पहला, first is called dot product, जिसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। सो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर वे पे डिफाइन किया जाता है। कैसे डिफाइन किया जाता है आपको ध्यान से समझना है, अगर आपने पहले कभी नहीं सुना और देखा है तो। अदरवाइज भी आपको देखना है क्योंकि आपका रिवीजन हो जाएगा। देखो क्या होता है ना कि अपने पास, अगर मैं आपको बेसिक आइडिया देता हूँ, जैसे सपोज के लिए अपने पास एक नंबर 2 है, मैथ्स में जितना हम लोग जानते हैं, और कोई कहता है 2 × 3 बताइए, तो हम आंसर उसको 6 दे देते हैं। बिल्कुल सभी जानते हैं, सभी लोग देते हैं।
फिर कोई कहता है ऐसे लिखता है 2 into 3, बताइए कई बार आपने देखा होगा ऐसे लिखा हुआ है, इसका भी आंसर हम लोग कितना दे देते हैं, 6 दे देते हैं। कई बार ऐसा लिखेगा 2 और 3 है, बताइए, तो हम 6 दे देते हैं। पॉइंट इज कि हम वहां पर मल्टीप्लिकेशन को बताने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर लिखने के लिए कई तरह से सिंबल्स यूज कर लेते हैं, क्रॉस लगा देते हैं या फिर डॉट लगा देते हैं या फिर ऐसा ही पास पास लिख देते हैं। तो इन सब का मतलब एक ही जा रहा होता है कि ये मल्टीप्लाई करना है और सबका आंसर एक ही आता है। यू मस्ट बी ऑब्जर्विंग दिस। लेकिन अगर ये नंबर्स नंबर ना होकर के वेक्टर बन जाए तो फिर आप पाओगे कि इस तरह से लिखना एक अलग कहानी है, इट्स वेरी डिफरेंट थिंग। इस तरह से लिखना एक वेरी डिफरेंट थिंग। इस तरह से लिखना एक वेरी डिफरेंट थिंग। तो अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हों ए और बी, और कभी ऐसा लिखा जाए ए बीच में क्रॉस लगा है बी, तो इसको बोलेंगे ये एक दूसरा वैल्यू है। अगर बीच में हमने डॉट लगाया तो इसका दूसरा मीनिंग है, और अगर हमने बीच में कुछ नहीं लगाया तो इसका भी कुछ इंटरप्रिटेशन हो सकता है। तो पॉइंट इज कि ये तीनों डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से, और जबकि यहाँ पर ये तीनों एग्जैक्टली सेम है आपस में। सो ये स्केलर्स हैं और ये वेक्टर्स हैं। तो वेक्टर्स में मल्टीप्लिकेशन हम लोग डिफाइन करते हैं, और क्रॉस का मीनिंग अलग होता है, डॉट का मीनिंग अलग होता है। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो डॉट प्रोडक्ट, इसका नाम है डॉट प्रोडक्ट। इसका मतलब बीच में हम डॉट लगाएंगे, क्रॉस नहीं। दूसरा आएगा क्रॉस प्रोडक्ट, उसमें हम लोग क्रॉस लगाएंगे, डॉट नहीं। ये जो तीसरा है इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। तो कभी वेक्टर आपको ऐसा पास पास लिखे और बीच में कुछ भी ना लिखे, दैट मीन्स इट हैज नो मीनिंग। सो दिस हैज नो मीनिंग। और डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट में हम ऐसा लिखा करेंगे, हमारे पास वेक्टर ए है डॉट वेक्टर बी है, सो इसको बोलेंगे दिस इज अ डॉट प्रोडक्ट। दूसरा आएगा क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। लैंग्वेज को आपको ध्यान देना है, ये वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है, ऊपर वाला स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है, जबकि हम प्रोडक्ट दो मल्टीप्लिकेशन तो वेक्टर का ही कर रहे हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे दिखाया जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम लोग ए क्रॉस बी लिखते हैं। सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट है, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मतलब डॉट प्रोडक्ट है। और ए और बी पास पास लिखे हैं, बीच में कोई सिंबल नहीं है, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, सो दैट्स नॉट अ प्रोडक्ट। तो अगर कभी ऐसा लिखता है पास पास, बोलता है इसकी वैल्यू बताइए, तो आप बोलोगे नो वी कांट फाइंड अ वैल्यू बिकॉज दिस इज नॉट डिफाइंड। नो मीनिंग मतलब नॉट डिफाइंड। अब अपने को ये समझना है कि अगर डॉट लगा है तो क्या लिखेंगे आंसर, क्रॉस लिखा है तो क्या लिखेंगे आंसर। आप देखोगे कि जब डॉट आएगा तो इसका जो आंसर आएगा वो स्केलर आएगा। दैट मीन्स केवल केवल और केवल नंबर आएगा, उसकी डायरेक्शन नहीं आएगी। तो ये ऐसा डिफाइन किया जाता है कि दो डायरेक्शन आपस में डॉट होकर के एक दूसरे को कंज्यूम कर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। So directions after multiplication vanish. ये जो प्रोडक्ट है, अगर जब क्रॉस लगाएंगे ए और बी का, तो इसका जो आंसर आएगा वो एक वेक्टर आएगा, इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसका मतलब इसके आंसर में हमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सर्च करनी पड़ेंगी। क्या मैग्नीट्यूड होगा, क्या डायरेक्शन होगा, वो आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। सो अभी आपको बताएगा मल्टीप्लिकेशन इज ऑफ टू टाइप्स, डॉट एज वेल एज क्रॉस। वन बाय वन हम लोग समझते हैं। पहला डॉट प्रोडक्ट। So how it is being defined, let me explain. अगर अपने पास वेक्टर a है और बीच पे डॉट लगा है, वेक्टर b है, तो इसको डिफाइन किया जाता है, पहले आप वेक्टर a का मैग्नीट्यूड लिखोगे, फिर वेक्टर b का मैग्नीट्यूड लिखोगे, फिर इन दोनों के बीच के कॉस एंगल को लिखोगे, ये आपका डॉट प्रोडक्ट बन जाएगा। सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर डिफाइंड लाइक दिस, a b cos थीटा। ये मैग्नीट्यूड ऑफ a है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ b है, और ये उन दोनों के बीच के एंगल का कोसाइन वर्जन है, ए बी कॉस थीटा। अब आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो जो राइट हैंड साइड है उसमें ये मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, यानी नंबर्स हैं, 3 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, इसका मतलब ये नंबर है, इसमें कहीं डायरेक्शन नहीं है। इसका मतलब ये केवल स्केलर जैसा हो गया, नंबर हो गया। तो इसका मतलब ये भी जो है वो क्या बनेगा, स्केलर बनेगा, इसीलिए इसको हम बोलते हैं दिस इज ए स्केलर प्रोडक्ट।
सो यहाँ पे लिख सकते हैं a डॉट b is a scalar. That means a dot b does not have a direction. That means a dot b is not a vector. So a is a vector, b is a vector, but a dot b is a scalar. इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है. डेफिनेशन क्या है? ए बी कॉस थीटा. दैट्स ऑल. अब आपको ए वेक्टर पता होगा, उसका मैग्नीट्यूड पता होगा, तो मैग्नीट्यूड रखेंगे, बी का मैग्नीट्यूड रखेंगे, दोनों के बीच के कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये अपना डॉट प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाता है. कुछ और पॉइंट्स इस पे समझ लेते हैं, बहुत सिंपल. सपोज कर लीजिए ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होगा. इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, व्हाट डज दैट मीन? केस का मतलब ये होगा कि उनके बीच का एंगल थीटा 90 डिग्री बनने वाला है. अगर एंगल थीटा 90 डिग्री बनने वाला है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? ए डॉट बी. ए डॉट बी की जो वैल्यू आएगी, आप बोलोगे ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड cos 90 बन जाएगा. cos 90 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. सो आप पाओगे कि एक इंपॉर्टेंट लॉ आपको पता चला, जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 रहेगा. सो व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, their dot product is always 0. Always 0. इसका मतलब क्या हो? इसके बहुत सारे मीनिंग हम निकाल सकते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल जैसे आपने बात किया, सपोज कोई कहता है आपके पास एक आई वेक्टर है और एक जे वेक्टर है. आई डॉट जे पता करना है, तो आप बोलोगे आई का मैग्नीट्यूड लिखना होगा अपने को, जे का मैग्नीट्यूड लिखना होगा, कॉस दोनों के बीच का एंगल. वी नो कि आई कैप और जे कैप के बीच का कितना एंगल होता है. आई कैप एक्स डायरेक्शन को बताता है, जे कैप वाई डायरेक्शन को बताता है. इसका मतलब ये परपेंडिकुलर होते हैं, इसका मतलब 90 डिग्री होता है. आई का मैग्नीट्यूड 1 होगा क्योंकि यूनिट वेक्टर है, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 होगा क्योंकि यूनिट वेक्टर है, लेकिन cos 90 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा. तो अपने को एक बात पता चल गई कि आई डॉट जे हमेशा 0 होता है. क्या हम बोल सकते हैं कि जो जे डॉट के होगा या फिर के डॉट आई होगा या फिर कोई भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे, उनका डॉट प्रोडक्ट कितना रहने वाला है? 0. तो जब कभी आपको आई डॉट जे बोला जाए, जे डॉट के बोला जाए, के डॉट आई बोला जाए, तो उनकी वैल्यू हमेशा 0 रहने वाली है. 0 0 वेक्टर नहीं होगा, 0 नंबर होगा. क्यों? क्योंकि स्केलर होता है. तो आई डॉट आई की वैल्यू 0 होगी. अच्छा, ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन मतलब वेक्टर है. कई बार इसको ऐसे लिख देगा दूसरे तरीके से कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईस्ट डॉट नॉर्थ. अगर हम ईस्ट को डॉट नॉर्थ के साथ डॉट करते हैं तो हमारा क्या आंसर आने वाला है? तो जो भी ईस्ट डायरेक्शन का वेक्टर होगा और जो भी नॉर्थ डायरेक्शन का वेक्टर होगा, सिंपल सी बात है कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर रहे होंगे. सिंस ये परपेंडिकुलर रहे होंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. सो बेसिकली हम दो डायरेक्शंस का डॉट प्रोडक्ट डिफाइन कर रहे हैं, और उस डेफिनेशन में परपेंडिकुलर डायरेक्शंस का जो डॉट आ रहा है उसको 0 बोल रहे हैं. मेकिंग सेंस? सो जनरली हम वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, दो वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर हैं इस तरह से, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 बोलेंगे. कब? जब उनके बीच का एंगल 90 हमने को पता चल जाएगा. काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था. इसका फिजिक्स में कई जगह यूज करते हैं डॉट प्रोडक्ट का. आप देखोगे अभी आगे जब हम लोग पढ़ेंगे. अगर आपसे ऐसा बोलता है कि दो वेक्टर आपके पास पैरेलल है, या फिर मैं डायरेक्टली ऐसा लिखता हूँ, लेट से हम ए वेक्टर का डॉट ए वेक्टर से निकालना चाहते हैं. दैट मीन्स हम सेम नंबर्स, सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, सेम वेक्टर्स का. चलेगा ना? हमारे पास फॉर्मूला है. क्या लिखेंगे? फर्स्ट का मैग्नीट्यूड, ओके. सेकेंड का मैग्नीट्यूड, ओके. कॉस सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ कितना एंगल बनेगा? तो आप बोलोगे सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ 0 एंगल बनेगा. दे आर द सेम वेक्टर्स, राइट? और हम लोग जानते हैं सेम वेक्टर इक्वल वेक्टर के बीच का एंगल कितना होता है? 0 होता है. तो ये cos 0 हो जाएगा. एंड यू आल्सो नो कि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1. तो ये बनेगा मॉड a का स्क्वायर. तो एक और अपने पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल गया.
कि अगर किसी वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ अगर आप डॉट प्रोडक्ट करते हो तो उसका जो आंसर आता है उसी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर बनता है, उसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बनता है। इसका एग्जांपल कैसे पिक कर सकते हैं? एग्जांपल के लिए देखो, कोई आपसे बोलता है आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू बताइए। सो हम बोलेंगे ठीक है, आई कैप और आई कैप की वैल्यू आपको बतानी है, तो हम ये बोलेंगे मॉड ऑफ आई कैप का स्क्वायर कर लूं, क्योंकि मॉड ऑफ आई कैप आएगा प्लस इंटू मॉड ऑफ आई कैप आएगा इंटू कॉस थीटा, कॉस जीरो आएगा, कॉस जीरो 1 होता है, तो क्या इसकी वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी, क्योंकि मॉड आई कितना होता है 1, यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा। इसका मतलब आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू 1 होती है, जबकि आई कैप डॉट जे कैप की वैल्यू 0 होती है। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो जे कैप डॉट जे कैप होगा या फिर के कैप डॉट के कैप होगा या फिर कोई भी एक वेक्टर की डायरेक्शन और उसी की डायरेक्शन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन सब की वैल्यू 1 आने वाली है। दैट मीन्स अगर डायरेक्शन को उसी डायरेक्शन के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हो तो हमारा आंसर 1 आता है। जैसे अगर आपसे कोई बोलता है लैंग्वेज वाइज की नॉर्थ को नॉर्थ डायरेक्शन के साथ ऐड करो, सॉरी मल्टीप्लाई करो डॉट फैशन में, सो नॉर्थ डॉट नॉर्थ कितना हो जाएगा, तो सेम डायरेक्शन का सेम डायरेक्शन से डॉट प्रोडक्ट का मतलब 1 हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी आर डिफाइनिंग कि अगर हम डायरेक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे डॉट फैशन में तो हमारे आंसर्स क्या बनेंगे। तो अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हैं तो हमारा आंसर 0 आएगा, सेम डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर 1 आएगा, किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इस फॉर्मूले से डिफाइन किया जाता है। कॉपी कर सकते हैं। आपने कुछ लिखा है सो वर्क इज द एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। यस, आप लोगों ने अगर पढ़ा हो वर्क की डेफिनेशन तो आप पाओगे कि ये डॉट प्रोडक्ट से दिया जाता है और इट इज एनी अदर थिंग। अब सिंस आपने वर्ड यूज किया है तो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। फिजिक्स में हम लोग वर्क डन पढ़ते हैं, अब में से कई लोगों को पता भी होगा और नहीं पता है तो आप आगे समझेंगे। एग्जाम्पल, वर्क डन बाय अ फोर्स, आपने पढ़ा होगा बेसिक क्लासेस में, वर्क डन। आप फिजिक्स से रिलेट करोगे तो आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगा। वर्क डन W होता है, W की वैल्यू होती है F.R, लूज सेंस में अगर हम बात करें। एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है हम लोग बाद में भी समझेंगे, ऐसा आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो अभी बताते हैं। ऐसा पढ़ा होगा FR cos थीटा, FR cos थीटा पढ़ा होगा। सो बेसिकली क्या है, ये AB cos थीटा को हम A डॉट भी बोलते हैं, दो वेक्टर्स होते हैं। अब आप लोग कुछ पूछ भी रहे थे स्टार्टिंग में कि F वेक्टर है R वेक्टर है तो ये वर्क डन स्केलर कैसे हो गया, तो ये डेफिनेशन से होगा क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है और हम लोग जान रहे हैं कि A डॉट B स्केलर होता है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, इसलिए ये बनता है आपका स्केलर। और F डॉट R की वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट का मैग्नीट्यूड F, सेकंड का मैग्नीट्यूड R और दोनों के बीच के एंगल का कोसाइन वर्जन, दैट इज FR cos थीटा। सो ये इसका परफेक्ट एग्जांपल है A डॉट B का। सो वर्क डन को इस तरह से डिफाइन किया गया कि ये F डॉट R बने। क्यों ऐसा डिफाइन किया गया, क्योंकि हमको पता है ना कि वर्क डन जो आता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से आता है, और अपने को ये भी पता होगा कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। दो वेक्टर क्वांटिटी को यूज करके हमको वर्क चाहिए जो कि स्केलर बनाना है, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट तो वेक्टर बनता है, तो अपने को डॉट प्रोडक्ट करना होता है। तो जब कभी दो वेक्टर्स को प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, या तो डॉट फैशन में जाना है या फिर क्रॉस फैशन में जाना है, डिपेंडिंग अपॉन अवर रिक्वायरमेंट। अगर हमारा आंसर स्केलर आना है तो हम बोलेंगे कि हम इसको डॉट करेंगे, अगर हमारा आंसर वेक्टर लाना है तो हम इसको क्रॉस करेंगे। और इसीलिए हम वेक्टर्स के से स्केलर क्वांटिटीज को या वेक्टर से वेक्टर क्वांटिटीज को निकालने के लिए प्रोडक्ट में दो तरह से प्रोडक्ट को डिफाइन किया गया है। ये ऐसा डिफाइन किया गया, एवरीबॉडी इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट्स इट, सो दिस इज हाउ इट हैज बीन डिफाइंड। और अगर कोई चीज किस तरह से डिफाइन की जाती है वो हमें समझना होता है कि किस तरह से डिफाइन किया गया है, फिर उसको अप्लाई करते हैं हम लोग, जैसे आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे।
आपने ये क्वेश्चन देखा होगा, इवन आईटी के जैसे एग्जाम में कई बार आ चुका है कि वर्क डन बताइए एक फोर्स का जो अपने डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा तो वर्क डन 0 हो जाएगा। सो अब वो परपेंडिकुलर दिखाने के लिए कुछ और स्टोरी बनाएगा। तो आपको ये बस याद ये रखना है कि डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन किया जाता है। एक बार डॉट प्रोडक्ट आपको डिफाइन समझ में आ गया तो उनके बीच का एंगल पता होगा तो वैल्यू बता देंगे। जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर 90 डिग्री पर होंगे तो वर्क डन हमेशा 0 रहता है, और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे तो ये एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाता है। ये जो फिजिक्स की लैंग्वेज है इसको हम लोग एक बार फिजिक्स में आएंगे तो डिटेल में डील करेंगे। अभी हम सिर्फ समझने वाले ये हैं कि अगर डॉट प्रोडक्ट होता है तो क्या करते हैं। ये केवल यहाँ पर ही नहीं बल्कि बहुत जगह डॉट प्रोडक्ट आएगा। कहाँ कहाँ आएगा वो हम लोग ओवर द टाइम लर्न करेंगे। एनीवे, सो एक प्रॉपर्टी आपने ये लर्न की, 90 डिग्री पे ये 0 हो जाता है, सेम डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाता है। और भी प्रॉपर्टीज हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपने कॉपी कर लिया होगा। कई बार आपसे ऐसा पूछेगा कि बी डॉट ए निकालिए, बी डॉट ए, और हमको बताइए कि ए डॉट बी और बी डॉट ए में क्या कोई फर्क आ रहा है। तो हम बोलेंगे बी डॉट ए निकालोगे तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखते हैं, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखते हैं और दोनों के बीच का कॉस लिखते हैं। अच्छा, एंगल ए और बी के बीच में हो या बी और ए के बीच में सेम एंगल रहता है। ये नंबर्स हैं लाइक 2 और 3, तो आप 2 को पहले मल्टीप्लाई करो फिर 3 को मल्टीप्लाई करो, या 3 को पहले मल्टीप्लाई करो बाद में 2 को मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो पॉइंट है कि अगर हम इन यहाँ पर ए और बी को स्वैप कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। फिर आप जानते हो इसी को तो हम ए डॉट बी बोलते हैं। इसका मतलब ए डॉट बी की वैल्यू बी डॉट ए के बराबर आती है। सो कौन सा वेक्टर हम पहले लिखते हैं कौन सा वेक्टर बाद में लिखते हैं फर्क नहीं पड़ता है, एज लॉन्ग एज ये डॉट प्रोडक्ट है। तो इसको मतलब अगर वर्क डन की डेफिनेशन में आप आर डॉट एफ लिखोगे तो चलेगा, ये भी आपको वही आंसर देगा, ये भी करेक्ट है। तो हम आर डॉट एफ लिखें या एफ डॉट आर लिखें चलता है। तो ये भी एक छोटी सी प्रॉपर्टी है और कई बार यूज में आ जाती है स्वैप करने वाली, कि हम इनको आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। सो दो वेक्टर्स उनके मैग्नीट्यूड्स और एंगल बिटवीन दिया हो तो हम डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर आई कैप जे कैप में कैसे बिहेव कर रहा था वो भी मैंने आपको बता दिया। अब अगर हमको दो वेक्टर्स गिवन है और आपसे पूछता है कि बताइए कि कितना आंसर आने वाला है, तो एक एग्जांपल से ट्रीट करते हैं और या फिर रूल पहले बना लेते हैं। लेट से अपने पास एक वेक्टर ए है, जनरल वे पे लिख देता हूं मैं, जिसका A1 आई कैप है, A2 जे कैप है और A3 के कैप वैल्यू दी गई है। और साथ ही साथ एक बी वेक्टर भी है जिस पर हम B1 आई कैप लिखते हैं, B2 आई जे कैप है, B3। कोई भी वेक्टर होगा तो एट मैक्स उसके पास 3 कंपोनेंट्स होंगे। तो ये जनरल वे है, इससे बड़ा कोई वेक्टर नहीं लिखा जा सकता है क्योंकि हमारे पास 3 डायरेक्शन है, आई कैप जे कैप के कैप, दैट्स ऑल। और अपने को ए डॉट बी निकालना है, ए डॉट बी। तो ए डॉट बी निकालने के लिए हमको ए का मैग्नीट्यूड चाहिए होगा, बी का मैग्नीट्यूड चाहिए होगा, कॉस थीटा चाहिए होगा। इससे हम ए का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, इससे हम बी का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, लेकिन थीटा कहाँ से लाएं ये हमारे लिए इशू रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ए डॉट बी को ही कैलकुलेट करेंगे। तो ए डॉट बी कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। आप ए वेक्टर को लिखोगे, बी को लिखोगे, बीच में डॉट लगाओगे। सो लेट्स राइट इट, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। ये हो गया आपका ए वेक्टर, बीच में आपको डॉट जरूर लगाना है। और ये बनेगा B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। क्या होता है, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना तो आपको मल्टीप्लाई करने की ऐसी हैबिट होती है कि आपके पास ए भी दिया है तो आप ए और बी लिख देते हो। तो ठीक है, नंबर्स में ए भी लिखो चलेगा, लेकिन जब कोई वेक्टर्स होंगे ना तो बीच में सिंबल लगाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वरना वो आपको 3 अलग अलग कैटेगरीज जो देखी ना उसमें कहाँ पे फॉल करेगा आपको पता नहीं चलेगा कि क्या वो डॉट है, क्या वो क्रॉस है, क्या वो मीनिंगलेस है। अगर आपने कुछ नहीं लगाया तो वो मीनिंगलेस माना जाएगा। इसके बाद अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे, एक्सपेंशन के अपने वही रूल्स हैं जो रूल्स हम लोग जानते हैं।
आप इस नंबर को इस सब से मल्टीप्लाई करोगे 1 by 1, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे, या फिर अदरवाइज जो आप जानते हो। तो मैंने जिस तरह से बोला उस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। ये b1i को यहाँ से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो जब फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा a1i कैप डॉट b1i कैप, इस तरह से लिखेंगे। इस टर्म को इस टर्म के साथ इस फैशन में मल्टीप्लाई किया गया। फिर इसके बाद अगर आप दूसरा टर्म लिखते हो तो आपको मिलेगा a2j कैप को डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, b1i के साथ। देन आफ्टर a3k कैप को आपको डॉट प्रोडक्ट करना होगा b1i के साथ। इस तरह से आपको कैरी करना होगा। आपको कितने सारे टर्म्स मिलेंगे, आपको बहुत सारे टर्म्स मिलेंगे। टोटल आपको 9 टर्म्स मिलने वाले हैं। 1 मिनट के लिए मैं लिख देता हूँ क्योंकि आपको इस यहाँ से एक जनरल फॉर्मूला मिलने वाला है। सो अभी हमने b1i को मल्टीप्लाई कर लिया। सिमिलरली आप b2j को मल्टीप्लाई करो, ये आएगा a1i कैप डॉट b2j कैप प्लस a2j कैप डॉट b2j कैप प्लस a3k कैप। कैलकुलेशन को आप चेक कर सकते हो या फिर आप अपनी तरह से एक्सपैंड कर सकते हो, और फिर जो हम लोगों ने लर्न किया बस उसी को यूज करेंगे। अभी 6 टर्म्स आए हुए हैं, 3 मोर टू कम। सो नेक्स्ट 3 बनेगा a1i कैप का डॉट प्रोडक्ट चलेगा b3k कैप के साथ, फिर a2j कैप का डॉट प्रोडक्ट करना होगा सेम b3k कैप के साथ, फाइनली a3k कैप का डॉट करना होगा आपको b3k कैप के साथ। मैं डिटेल में बता रहा हूँ और इसके बाद हम लोग शॉर्ट में करना स्टार्ट कर देंगे। ये फर्स्ट टाइम इसलिए। अच्छा, ये a1 एक नंबर है, b1 एक नंबर है, तो नंबर को आगे पीछे लिखो, एक साथ लिखो, मल्टीप्लाई करके वो समझता है। तो जो पहला वाला टर्म है वो हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा a1 b1। तो ये तो अलग हो गया, ब्रैकेट में आएगा i कैप डॉट i कैप। जो डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, वो डायरेक्शन के साथ चलता है, या फिर ऐसा बोलो वेक्टर के साथ रहता है। तो नंबर्स को हम जब भी नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो उनको तो कर ही सकते हैं, लेकिन वेक्टर्स के बीच में एंगल अपने को लगा के रखना, ये सिंबल लगा के रखना होता है, डॉट और क्रॉस जो भी है। दूसरा आप लिखोगे तो उसको लिख सकते हैं a2b1j कैप डॉट i कैप। इस तरह से बाकी 9 को आप लिख सकते हो। अब थोड़ी देर पहले आपने कुछ लर्न कर रखा है, उसी का यूज करते हैं। क्या लर्न कर रखा है, i j k मतलब दो डिफरेंट हो तीनों डायरेक्शन में से, उनका डॉट चले तो वो 0 होता है, और अगर दोनों सेम हो जाएं तो उनका आंसर 1 होता है। मैं फिर से बोलता हूँ, डिफरेंट हो यानी आई जे के में कोई भी दो का अगर आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो वो 0 बनाएगा, और अगर सेम का सेम से डॉट करोगे तो 1 बनाएगा। तो इसका मतलब है क्या, अभी आगे हम बढ़ सकते हैं। क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये जो i डॉट आई है, क्या इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, लेकिन जो i डॉट जे या j डॉट आई है ये 0 हो जाएगा। तो ये j को i के साथ डॉट हो रहा है, तो आप देखो कि ये j डायरेक्शन का i डायरेक्शन के साथ डॉट हो रहा है जो कि परपेंडिकुलर है, तो ये 0 चला जाएगा। ये k डायरेक्शन को i डायरेक्शन के साथ डॉट करना है, तो k और i आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये भी 0 चला जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ये i और j डायरेक्शन को मल्टीप्लाई कर रहा है डॉट फैशन में, तो ये भी 0 चला जाएगा। ये j और j को डॉट फैशन में मल्टीप्लाई कर रहा है, जो सरवाइव करेगा। ये परपेंडिकुलर डायरेक्शंस को मल्टीप्लाई कर रहा है, ये भी 0 हो जाएगा। सिमिलरली ये परपेंडिकुलर डायरेक्शंस को मल्टीप्लाई कर रहा है, ये भी 0 हो जाएगा। ये भी परपेंडिकुलर डायरेक्शंस को डॉट प्रोडक्ट कर रहा है, ये भी 0 हो जाएगा। ये सरवाइव करेगा। So out of 9 terms, you'll find कि 6 terms will go off. Why? Because the 6 terms will include dot product of two perpendicular directions. और perpendicular directions का dot product 0 होता है। Make sense? अगर आपको ये सेंस बनाता है तो अपना आंसर भी आ जाता है। क्या आ जा रहा है? So finally we will get कि i डॉट आई कितना बन जाएगा, i डॉट आई 1 बनेगा, तो ये बनेगा a1 b1 प्लस नेक्स्ट जो सरवाइव कर रहा है वो j डॉट j होगा। j डॉट j जब आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो उनके कोएफिशिएंट बनेंगे a2 b2, ये बनेगा a2 b2। k और k को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो उनके जो कंपोनेंट्स होंगे वो आएंगे a3 b3। सो इसका मतलब है अगर आपको a और b ये दिया गया है डायरेक्टली, हम a डॉट b लिख सकते हैं।
और ए डॉट बी में क्या करना क्या होगा, जो आई के कॉफिशिएंट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, जो जे के कॉफिशिएंट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, जो के कॉफिशिएंट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। दैट मीन्स A1 B1 A2 B2 A3 B3 इनको आपस में ऐड कर लो, वही आपका आंसर बन जाएगा। कॉपी कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। और अगर नहीं समझा है कोई स्टेप तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से, समझ में आ गया है तो अपना काम हो गया। आपने कुछ लिखा है A1 B1 और ब्रैकेट में डॉट नहीं लगेगा, नहीं, A1 B1 एक नंबर है, जस्ट लाइक 2 और 3 और 6 को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे वो 3i लिखना है अपने को, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाने के बीच ब्रैकेट लगाओ या बीच में सिंबल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 एक नंबर है और उसका डायरेक्शन से मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। तो जो डॉट और क्रॉस लगाना है वो डायरेक्शन के बीच में, यानी वेक्टर और वेक्टर के बीच में है, नंबर्स के बीच में नहीं। तो नंबर्स के बीच में ये एक नंबर आएगा, उस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करना। बाय द वे ये दूसरा वाला भी एक नंबर ही आ रहा है, वेक्टर और वेक्टर मिल करके, तो वो 1 आ गया, तो दिस इंटू 1 इज इक्वल टू दिस A1 B1। इसी तरह से यहाँ से A2 B2 इंटू 1 A2 B2 बन जाएगा, A3 B3 इंटू 1 A3 B3 बन जाएगा। बाकी के A1 B1 इंटू 0 था, सॉरी A2 B1 और इसको 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया, ये 0 हो गया क्योंकि वो दूसरा वाला टर्म 0 हो जा रहा था। समझता है? अगर आपको समझता है तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। डायरेक्टली क्या करना है, ए बी दिया जाएगा तो A1 B1 मल्टीप्लाई करना है A2 B2 A3 B3, प्लस माइनस जो भी होगा सभी को लेकर के फिर सबको ऐड अप कर दोगे, अपने को ए डॉट बी की वैल्यू पता चल जाएगी। लेट ए वेक्टर इज 2i cap minus 3j cap plus k cap and b vector is given as I cap minus 2j cap plus 2k cap. Question is simple, find a dot b. a dot b निकालना है अपने को। ट्राई कीजिए the way we have discussed. Everybody should be able to answer it because we are moving slow and it's simple. ओके आप लोगों ने आंसर निकाला है और मोस्टली सभी का 10 आ रहे हैं। एक बात ख्याल रखना है कि हमको ए डॉट बी निकालना है ना, ए डॉट बी एक स्केलर आएगा, इसका मतलब आई कैप जे कैप के कैप तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि जैसे ही आई कैप जे कैप के कैप आ जाएगा तो फिर वो तो वेक्टर बन जाएगा। सो दिस हैज टू कम अ नंबर, हैज टू कम अ नंबर, तो कोई नंबर आने वाला है। क्या आइडिया है अपने पास, हम बोलेंगे सिंस ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है I1 कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, और A1 B1 A2 A1 A2 A3 B1 B2 B3 कैसे समझेंगे? A के साथ जो I का कोएफिशिएंट है वो A1 है, ये B A2 है, यहाँ पर A3 है, ये B1 है, ये B2 है, B3 है। ये कैसे समझ में आ रहा है? क्योंकि हम लोगों ने जब इसको स्टडी करना स्टार्ट किया था प्रीवियस स्लाइड में, तो A को ऐसा एज्यूम किया था, B को ऐसा एज्यूम किया था। तो A1 is x coefficient of vector A, A2 is y coefficient of vector A, A3 is a z coefficient of या z component of vector A. Similarly B1 x component है B वेक्टर का, B2 y component है B वेक्टर का, B3 z component है B वेक्टर का। तो ये कंपोनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है और तीनों डायरेक्शंस के कंपोनेंट्स हैं। तो आपको x कंपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई करना y और y को और j को इस तरह से। अब आप देखो कि आपको क्या A1 पता चल रहा है, यस 2 है, B1 पता चल रहा है, इसके आगे 1 लिखा होता है हम लोग जानते हैं, तो वो 1 हो जाएगा। A2 के बारे में क्या ख्याल है, -3, B2 कितना दिख रहा है -2, A3 कितना दिख रहा है, K के आगे 1 लिखा होगा, जब कुछ नहीं लिखा होता है तो 1 लिखा होता है, और B3 2 है। ये नंबर अपने को पता करना है। आप आओगे ये तो सिंपल है,
तो ये कितना बन जाएगा 2 माइनस और प्लस, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 6 प्लस 2। ये एक सिंपल नंबर्स हैं, ये नंबर्स हैं, ये नंबर्स हैं, इसका मतलब ये स्केलर है, तो डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन चला गया, तो ये बना अपने पास 10 अपना आंसर हो जाएगा। अब आप फिजिक्स का क्वेश्चन कर सकते हो। फिजिक्स का क्वेश्चन कैसा आएगा एग्जाम में, वो बोलेगा कि ये फोर्स है, इसको ए ना बोल करके एफ बोल देगा, इसको बी ना बोल करके आर बोल देगा, बोलेगा एक ऑब्जेक्ट है जिसपे इतने न्यूटन का फोर्स लगता है और वो इतना डिस्प्लेसमेंट करता है, तो बताइए वर्क डन कितना आएगा। तो जैसे उसने वर्क डन बोला तो एफ डॉट आर कर दोगे, ये आंसर हो जाएगा। सो पॉइंट इज कि हमको एफ डॉट आर करने के लिए क्या करना होता है, दैट्स व्हाट वी आर लर्निंग। अगर आपको हमको एफ वेक्टर नो नो, आर वेक्टर नो नो, तो क्या हम वर्क बता सकते हैं? यस, वी कैन फाइंड इट आउट बिकॉज वी नो हाउ टू गो फॉर डॉट प्रोडक्ट। अभी हम लोग उसका नाम ए और बी लेकर के चल रहे हैं, आगे चल करके फिजिक्स के नाम देना स्टार्ट कर देंगे, एंड दैट विल बी ऑल। एक बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया, आप उसका आंसर दे दो, फिर हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं आगे। ऐसा बोलता है कि लेट वेक्टर ए, एक वेक्टर ए आपको दिया गया, उसको कुछ ऐसा बोला उसने कि एक्स आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप है, एंड बी की वैल्यू 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 5 के कैप दी। तो बोला कि ए वेक्टर आपको ये दिया गया, बी वेक्टर आपको ये दिया गया, इफ ए एंड बी आर perpendicular vectors, then find x। वेरी सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो उसने बोला है कि अगर अपने पास दो वेक्टर्स ए और बी हैं जो कि इस तरह से हैं एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो व्हाट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ एक्स। सो अभी आपने जो लर्न किए 2-3 पॉइंट्स, उनको एक साथ अप्लाई करना है। सो आइडिया क्या होगा, मैं समझता हूँ, समझाता हूँ, यहाँ पर आप समझिए। सिंस आप लिखोगे सिंस ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। अब यहाँ पे वो कहीं नहीं बोलेगा कि डॉट प्रोडक्ट लगाइए, उसने कहीं बोला ही नहीं कि डॉट लगाइए, ये आपको खुद सोचना होगा। तो सिंस ए और बी परपेंडिकुलर हैं, दो वेक्टर्स दिए गए हैं, एक रूल हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था, यहाँ पर अगर ए वेक्टर बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 रहता है, डॉट प्रोडक्ट 0 रहता है। इस पॉइंट को अगर आपने अच्छे से समझा है, आई एम टेलिंग यू कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अभी हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं तो आपको याद आ रहा है कि डॉट करना है, जब आप एग्जाम में होगे तो वहां पे डॉट वर्ड यूज नहीं करेगा, तो अपने को समझना होगा कि क्या चल रहा है। तो इसने बोला कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, जैसे ही आपको समझ में आया कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, आपको इमीडिएटली क्लिक करना चाहिए कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है। और एज सुन एज यू आइडेंटिफाई कि डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो हम उनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे और उसको 0 क्लेम कर देंगे। हमारे पास एक रिलेशन मिल गया। अच्छा, ए बी दिया गया तो डॉट निकालना तो अपने को आता है, तो डॉट निकाल लेंगे। आई कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो 2x बन जाएगा, जे के मल्टीप्लाई करोगे तो -2 बन जाएगा, के को मल्टीप्लाई करोगे -5 बन जाएगा इक्वल टू 0। यू विल फाइंड कि ये तो बहुत सिंपल सी इक्वेशन है। 7 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/2। चार ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से एक ऑप्शन 7/2 दिया होगा, आप उसको मार्क कर दोगे। इज इट मेकिंग सेंस? सो जब कभी डॉट दिया जाए तो उसका आंसर स्केलर होता है, और दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है, इट्स ऑलवेज 0। क्यों? क्योंकि उनके बीच का एंगल 90 होता है, एज पर डेफिनेशन cos 90 0 होता है, सो एज पर डेफिनेशन ये 0 हो जाता है। ये एग्जाम में आ चुका है। देन विल फाइंड कि एग्जाम में बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, वंस वी हैव अंडरस्टूड कि उसके पीछे लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट्स क्या है, हम इमीडिएटली आंसर कर सकते हैं। आप में से कई लोगों ने इसका आंसर 7/2 दिया है, दैट्स परफेक्टली करेक्ट आंसर। ओके, सो एक और लास्ट में फॉर्मूला लिख देते हैं, बेसिकली उसी को फिर से समझा देते हैं। अगर अपने पास ए है और बी दिया है, तो सिंस हम लोग जानते हैं ए डॉट बी की जो वैल्यू होती है, एज पर डेफिनेशन आता है ए का मैग्नीट्यूड
बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। और लेट से अपने को ए और बी ऐसा दिया हुआ है जैसा अभी हम लोगों ने पढ़ा, A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप है, B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप है। तो अगर ऐसा अपने को ए और बी दिया हुआ है तो वहां से हम ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। और एक बार हमने ए का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, बी का मैग्नीट्यूड निकाल लिया और ए डॉट बी निकाल लिया, तो हम दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट को हम इस पर्पस के लिए भी यूज करते हैं कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे कैलकुलेट किया जाए। सो इट्स गोइंग टू बी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो उनका हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और ए के मैग्नीट्यूड और बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। आप इसको और भी कई तरीके से लिख सकते हो। दूसरा तरीका लिखने का क्या हो सकता है, हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर डिवाइड बाई ए। मैं अलग से लिखता हूँ सो दैट कि ये फॉर्मूला है, और यू कैन राइट इट लाइक दिस। cos थीटा को ऐसा लिखा जा सकता है ए वेक्टर डिवाइड बाई ए डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई बी। आपको याद होगा कि वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने का मतलब उसकी डायरेक्शन होती है। इसका मतलब हम cos थीटा को ऐसा भी लिख सकते हैं ए कैप डॉट बी कैप। सो ए कैप डॉट बी कैप बेसिकली cos थीटा के बारे में बात कर रहा होता है। जैसे आई कैप डॉट जे कैप होता है ना, तो आई कैप डॉट जे कैप क्या होता है, cos 90 होता है, क्योंकि आई और जे के बीच का एंगल 90 चलता है, इसलिए क्या बन जाता है, जीरो बन जाता है। तो ये केवल आई और जे पे नहीं लागू होता है, ये सभी पे लागू होता है। कोई भी दो वेक्टर्स हो उनका डॉट प्रोडक्ट कर लो यूनिट डायरेक्शंस का, तो cos थीटा बताता है। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो ना। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि अगर आपको A1 A2 A3 के टर्म में दिया गया है तो cos थीटा का फॉर्मूला ऐसा दिख जाएगा आपको कैसा, A डॉट B कितना निकल के आया, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 डिवाइडेड बाई A का मैग्नीट्यूड विच इज गोइंग टू बी A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। कैसे, क्योंकि आप जानते हो कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर होता है या कंपोनेंट्स का स्क्वायर होता है। ये बनेगा B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। सो अगर A1 और A और B वेक्टर अपने को पता है तो उनके बीच का एंगल हम निकाल सकते हैं। सो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डॉट प्रोडक्ट। तो ये डॉट प्रोडक्ट का एक अच्छा एप्लीकेशन है, इट्स अ गुड एप्लीकेशन। ओके, सो हम लोग यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट क्लास पे इससे रिलेटेड एग्जांपल करा दूंगा मैं आपको। और फिर इसका और एक और एप्लीकेशन है प्रोजेक्शन कैलकुलेट करने वाला, वो बताएंगे। फिर क्रॉस प्रोडक्ट को समझेंगे। Any question or doubt if at all you have, you can ask. Otherwise, that will be all for the day. सर Yes. सर टेस्ट के लिए क्या क्या प्रिपेयर करना है? अच्छा, टेस्ट के लिए प्रिपरेशन देखिए, अभी आपका जो टेस्ट होने वाला है, मैं 2 मिनट में इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये इस टेस्ट में जेईई मेन का टेस्ट होगा। फिजिक्स में तीनों सब्जेक्ट का आपको सिलेबस बता दिए गए। फिजिक्स में हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन को यूज करेंगे, एरर एंड मेजरमेंट को यूज करेंगे और वेक्टर्स को यूज करेंगे, जितना अभी तक आपने लर्न किया है। इन पर क्वेश्चंस आएंगे, सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे जैसा कि हमारा डीपीपी में मिलते हैं या मॉड्यूल में मिलते हैं। और आपको इन्हीं तीनों को प्रिपेयर करना है। इसी तरह से केमिस्ट्री में बताया गया होगा, उनको प्रिपेयर कर लेना है, मैथ्स में प्रिपेयर कर लेना है। और अगर आप पैरेलल कैलकुलेशंस, पैरेलल सॉल्विंग करते आ रहे हो, प्रैक्टिस करते आ रहे हो, तो बस आपको उसको रिवाइज कर लेना है। जितना पढ़ा अभी तक 2-3 बार उसको रिवाइज कर डालो। जो क्वेश्चंस अभी तक आपने ट्राई किए हैं उनको देख डालो, और अभी टाइम है तो कुछ और क्वेश्चंस को भी ट्राई कर सकते हो। राइट, किस पैटर्न पे होगा, वो जेईई मेन पैटर्न पर होगा। और कितने मार्क्स का होगा, क्या होगा, सारा डिटेल हम आपको व्हाट्सअप कर देंगे। किस प्लेटफॉर्म पर होगा, कैसे आपको लॉगिन करना है, कैसे आपको उसको सॉल्व कर, कब स्टार्ट करना है, क्या टाइमिंग रहेगा, सारा कुछ आपको बताया जाएगा। प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हीं चैप्टर्स को या टॉपिक्स को आपको अच्छे से बार बार पढ़ लेना है। जितना आपने प्रैक्टिस किया उसको रिवाइज कर लेना है। एग्जाम के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा ओवर कॉशियस नहीं रहना है। बी रिलैक्स्ड, बी फोकस्ड। और क्योंकि आपने पढ़ रखा है, क्वेश्चंस विल बी सिंपल। अगर टफ भी आएगा तो सबके लिए टफ होगा, आपको वहाँ पे दिमाग लगा करके अपना आंसर करना है और पॉजिटिव रहना है। और ये पहला टेस्ट होगा तो आपको एक एक्सपीरियंस देगा कि आगे चल करके आप कैसे अपने आप को मॉडिफाई करेंगे। आप जब टेस्ट देंगे तो आपसे कुछ मिस्टेक्स होंगी, अगली बार उसको सुधारेंगे। सो ओवर द आफ्टर सम टाइम, कुछ पेपर देने के बाद आप यूज टू हो जाओगे कि किस तरह से आप अपना पोटेंशियल मार्क्स को ला सकते हो।
प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिक्स में इन तीनों चैप्टर्स को आपको प्रिपेयर करना है। क्वेश्चंस कुछ ऐसे आएंगे, जैसे ये क्वेश्चन हो गया कि वेक्टर ए दिया गया है, वेक्टर बी दिया गया है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो एक्स की वैल्यू बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, एक ऑप्शन में ये होगा, उसको मार्क कर देना। ओके, बाकी डिटेल पेपर से रिलेटेड और डिटेल जो है आपको व्हाट्सएप करा देगा। एनीथिंग एल्स टू आस्क? चलेगा, टाइम भी हो गया आपका। थैंक यू एवरीवन देन।